नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मेरे चैनल पर एक ऐसे वैज्ञानिक गेस्ट हैं, अतिथि हैं आज के, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और यह जब पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अपने गांव झारखंड पहुंचे, तो इनका इनके परिवार वालों ने बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए यह अटपटा लग सकता है, आत्ममुग्धता भी लग सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है और ऐसा कैसा परिवार है कि जो देखने में बिल्कुल सामान्य ग्रामीण परिवेश के लग रहे हैं, लेकिन अपने भाई, अपने बेटे, अपने परिवार वाले डॉक्टर दुदुन मेहता के पीएचडी की उपाधि की खुशी गांव वालों के साथ जुलूस निकालकर साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर दुदुन मेहता जी से। दुदुन जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धर्मराज जी, धन्यवाद आपको अपने मेरी तरफ से चैनल पे मौका देने के लिए और कुछ बोलने के लिए अपने बारे में। नहीं नहीं, हमारे चैनल के लिए खुशी की बात है कि आप जैसे बड़े वैज्ञानिक जो प्रोफेसर भी हैं, हमारे चैनल पे आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे, अपने संघर्ष बताएंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को। आपसे मैं सवाल नहीं है, मैं पहला मेरा आपसे गुजारिश है कि आखिर आप कहाँ आपका घर है, आप किस परिस्थिति में पले बढ़े हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा है, मेरे दर्शकों को बताइए। जी, तो मैं बेसिकली गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में अरंगी पंचायत है, खरौंधी प्रखंड में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ, झारखंड का। और अच्छा। यहाँ 90s के दौर में काफ़ी गरीबी थी और माओवाद बहुत चरम पे था। माओवाद को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। एक ज़मीन का डिस्प्यूट था हमारे यहाँ, उसको लेकर के माओवादियों ने हमारे पिताजी को बहुत दिनों तक चेज़ किया, बहुत दिनों तक उनका पीछा किया। 3 साल तक हमारी ज़मीन पे जो है, उन्होंने नाकेबंदी लगा दी और हम लोग खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। तो हम गढ़वा में उस समय रहते थे, उस समय ग्रेजुएशन हम शुरू किए थे, 2005 की घटना है ये। तो फिर हमने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के अपना गुज़र-बसर शुरू किया, घर के लोगों को भी सहयोग किया उसमें, और घर के लोग जो है कि भाग के उत्तर प्रदेश में चले गए थे। जो महिलाएँ थी वो तो घर पे रहती थी, बाकी जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो हमने बाकी बहुत जीवन में मतलब उस उन लोगों के कारण बहुत संघर्ष झेला। और जब जेएनयू में पहुँचा मैं, वही लाल सलाम जब सुना तो मैं तो चौंक ही गया था। मतलब समझिए कि एक तरह से मेरे लिए तो एकदम अजीब सिचुएशन था कि ये लाल सलाम भाई हम गाँव में सुनते थे और इनसे तो हम भागते थे, ये फिर लाल सलाम यहाँ मिल गए। तो अजीब हो गया था मेरे लिए वहाँ पे लाल सलाम। लेकिन जब मैंने जेएनयू में लोगों को देखा, समझा और पढ़ा तो लगा कि अच्छा वो लाल सलाम ये लाल सलाम से थोड़ा डिफरेंट है। तो काफ़ी संघर्ष किया हमने अपने टाइम पे, और ये संघर्ष जो है हमको शक्ति भी दिया, मजबूती भी दिया पढ़ने के लिए। मैं अपने स्कूल का टॉपर भी हूँ अपने बैच का। प्रोजेक्ट हाई स्कूल तोरेलवा में हमारी जो है पढ़ाई हुई 10th स्टैंडर्ड तक। इसके बाद मैं गढ़वा से +2 किया, आर गोविंद वहाँ पे कॉलेज है, इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने +2 किया है। और एसएसजेएसएन नामधारी कॉलेज जो गढ़वा में ही है, वहाँ से मैंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। और मैं एमएससी की डिग्री जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज से किया है, वहाँ डिपार्टमेंट से। लेकिन मैं क्लास करता था रांची यूनिवर्सिटी में। अच्छा। विधायक से, मंत्रियों से और वाइस चांसलर से फेवर लेकर के मैं क्लास करता था रांची यूनिवर्सिटी में जाके, हाथ जोड़ के उनको कि मुझे पढ़ने दिया जाए। मैं यहाँ एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा परसेंटेज कम है, लेकिन मुझे पढ़ने दिया जाए। तो वहाँ एक केएन दुबे सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम पढ़ सकते हो। तो काफ़ी मंत्रियों ने और काफ़ी विधायकों ने भी सहयोग किया इस मामले में। देखा कि लड़का काफ़ी पढ़ने-लिखने में थोड़ा-सा ठीक-ठाक है और एग्रेसिव है पढ़ने के मामले में, तो मुझे जगह दिया वहाँ पे। नाम मेरा एडमिशन नहीं था रांची यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं रांची यूनिवर्सिटी में बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करता था जूलॉजी। तो काफ़ी संघर्ष किया मैं इसके लिए। आप जूलॉजी के छात्र थे? इसके बाद जी, जी, जंतु विज्ञान। हाँ। इसके बाद मैंने बीएड करने के लिए मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, अभी हैं वो जीएलए कॉलेज में प्रोफेसर हैं।
तो उन्होंने मुझे बोला कि जीवन में बहुत ऊंच-नीच होते रहता है जिदुदून, तुम ऐसा करो कि बीएड कर लो। तो मैंने बोला कि नहीं सर मैं बीएड नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ जेआरएफ की तैयारी करने दिल्ली। बोले कि नहीं-नहीं जेआरएफ की तैयारी भी मत करो, तुम बीएड कर लो ताकि तुम्हारे पास एक हथियार रहेगा जिससे कि तुम कम से कम शिक्षक बन पाओगे। और जब शिक्षक बनने की बात हुई तो हमने बीएड कर लिया। अब बीएड कर लिया तो झारखंड में बहुत सारी वैकेंसियाँ उस समय आई थी और वैकेंसियाँ आती थी और पेपर लीक हो जाता था। और हमने ओहो। झारखंड में काफ़ी आंदोलन किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से माइग्रेट किए दिल्ली, जबकि मुझे दिल्ली में कोई नहीं जानता था। मैं ऐसे ही बैग पकड़ के धर्मराज जी मैं आपको बताऊँ कि मुझे कोई नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था दिल्ली में। बैग अपना लिया और अपना बस्ता लिया और टिकट बुक कर लिया और चला गया दिल्ली कि मैं सड़क पे रात भर सोऊँगा, अगले दिन जो है कि मैं अपना सामान बाँधूँगा और किसी रूम में चला जाऊँगा लेकर के। मुझे नहीं पता था, मैं छोटे शहर का लड़का था, मुझे बड़े शहरों का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने फिर वहाँ पहुँचा तो एक मेरी दोस्त रहती थी, वो अभी पटना में है टीचर, तो उसका भाई रहता था, वो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा था और उसने मुझे रात भर का सहारा दिया और मिक्कू नाम है उसका, अभी वो पटना में है। तो उसने रात भर का सहारा दिया और अगले दिन जो है वहाँ पे मुनीरका में, आप जानते हैं मुनीरका को, तो मुनीरका में आकर के मुझे एक रूम दिखाया और फिर हम वहाँ पे रूम लिए और रहने लगे और कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया पाथफाइंडर में वहाँ पे, क्योंकि मेरा था कि मैं ब्रश अप नहीं कर पा रहा था, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीएसआईआर में, उस तरह के क्वेश्चन का प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं है संभव। मतलब आप झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा, एसएसजेएसएन नामधारी कॉलेज में भी पढ़ा, जीएल कॉलेज में भी पढ़ा, छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर बड़े इंस्टीट्यूट तक पढ़ा। लेकिन उस तरह की प्रिपरेशन, उस तरह का तैयारी कोई नहीं करवा पाता है। उस तरह के प्रोफेसर्स ही नहीं है उनका, उस तरह का लेवल ही नहीं है नॉलेज का। तो मुझे लगा कि उनके पास जाने की ज़रूरत है मुझे, मैं गया वहाँ और मैं किया, 6 मंथ में मैं जेएनयू क्रैक कर लिया। 6 मंथ रहा वाह। वहाँ और जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया और इंटरव्यू के बाद मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया। फिर पीएचडी मेरी शुरू हो गई। 6 मंथ के बाद मैंने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया अपना। तो मुझे फेलोशिप मिलने लगा। आप तो जानते हैं कि एक स्टूडेंट एक फेलो रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप कितना महत्व रखता है। तो हाँ इसके साथ इसके बाद मैंने अपने घर के जो बच्चे हैं, मुझे पता है कि वो पढ़ नहीं पाएँगे, तो 4 लड़कियाँ और 1 लड़के को लेकर के मैं दिल्ली आ गया। उनको अपने साथ रखने लगा और उनको पढ़ाने भी लगा। आप जानते होंगे अभी वो कुछ 3 लड़कियाँ हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं दिल्ली में और कुछ बच्चे हैं जो मुनीरका के स्कूल में ही हैं जो अभी प्लस 2 कर रहे हैं। तो मैंने अपने परिवार के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और खुद भी अपना संघर्ष शुरू जारी किया। रखा। अब यही संघर्ष चलता रहा और इसी बीच में आया उत्तराखंड का जो है कि फॉर्म और मैंने उसको भरा और मजाक-मजाक में ही देने गया था और सिलेक्शन हो गई मेरी वहाँ पे उत्तराखंड में। पहले तो टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट में भी पास हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हो गया और कोरोना के टाइम पे जॉब मिल रही थी तो मैंने उसको जॉइन भी कर लिया। अब जॉइन कर लिया तो अभी वहाँ कर ही रहा हूँ। इसी बीच में जो पीएचडी का काम बाकी रहता था, आप देखते ही थे कि मैं यहाँ आके जो भी छुट्टियाँ मिलती थी, मैं फोकस होके घर नहीं आता था कम से कम। जेएनयू में अपना टाइम स्पेंड करके अपना पीएचडी का काम पूरा करता था। तो इस तरह से संघर्ष में जीवन रहा मेरा पढ़ाई को लेकर के कि एक ही हथियार है हम लोग के पास, वो है सिर्फ पढ़ाई। उसी से हम आगे चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा अपने जो माहौल है, अपने जो समाज है, अपना जो परिवार है, उसको बदले थोड़ा-सा कोशिश करें। तो यही रहा अब तक का हमारा कहानी। आप जब पीएचडी करके घर पहुंचे हैं तो आपके परिवार वाले गाजे जी, जी। बाजे के साथ माला आपको पहना रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, गांव में जुलूस निकला है, तो क्या ये आपके ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन है या आप दूसरे गांव वालों को डराने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं या क्या सोच के जुलूस निकाले हैं, दर्शकों को बताइए। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, अहंकार का प्रदर्शन भी नहीं है और डराने का भी प्रदर्शन नहीं है। ये उनका था कि हमने मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम उसको लोगों अपने जो परिवार के लोग हैं, हमारे पिताजी लोग 7 भाई होते हैं, तो हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है संख्या के मामले में। तो तो वो चाहते हैं कि हमारा बेटा इतना मेहनत किया है और हम लोग सारे लोग एकजुट रहते हैं लगभग। तो उनका कहना था कि भाई इतना बड़ा संघर्ष किया है तो हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम इसको जॉय में बदलना चाहते हैं। तो तुम मना मत करो। मैं मना भी कर रहा था कि क्या करना चाह रहे हो ये सब, नहीं ठीक नहीं लगेगा मुझे। मैं बोले कि तुमको नहीं करना है ना जी, तुम काहे परेशान हो? तुम चुपचाप साथ दो हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है?
तो उनका हाँ, मतलब मैं भी अचकचा में था कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? चूँकि मैं समझ ही रहे हैं कि जेएनयू से जो ट्रेनिंग लिया है उसको तो ये सब चीज़ें ज़्यादा भाती नहीं है और ज़्यादा आडंबर सही सही भी नहीं है। हाँ, लेकिन उनका कहना था कि नहीं हम लोग करेंगे क्योंकि तुम जो किए हो इस समाज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हम कहे कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। देखो कहीं से ये अहंकार का भी प्रदर्शन है और डराने की बात भी नहीं है। जो नए यूथ हैं, नए जनरेशन है, वो काफ़ी डायरेक्शन लेस है अभी के टाइम पे। चूँकि मैं कॉलेज में प्रोफ़ेसर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो उन लोगों को भी गाइडेंस देता हूँ, अपने गाँव के बच्चों को भी गाइडेंस देता हूँ। जब भी आता हूँ, तो स्कूलों में पढ़ाता हूँ, जो आस-पास के जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, वहाँ जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो लोगों को काफ़ी मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। तो कह रहे थे जब घर वाले बोले तो मैं एक डायरेक्शन ये भी देखा कि शायद हो सके कि लोगों को लगे कि और चीज़ों में लोग जब सेलिब्रेशन करते हैं, शादी-ब्याह हो गया, चाहे और भी चीज़ें हो गई, तो इसको भी सेलिब्रेट किया जाए भाई, हम गरीब आदमी और कहाँ मौका मिलता है हम लोगों को सेलिब्रेट करने का, इस सब मौके में भी सेलिब्रेट किया जाए। हाँ, गाँव वालों की सिर्फ़ और प्रतिक्रिया सिर्फ़ क्या है? सेलिब्रेशन है फैमिली का और गाँव वालों का जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनका। नहीं, तो गाँव में जो बाकी जो आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं, गाँव के अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी इस जानने के बाद कि हमारे गाँव का लड़का पीएचडी करके आया है? मुझे उम्मीद है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में आपके लोगों की गाँव में प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। मैं पूरा वीडियो तो अभी उसमें डाला नहीं हूँ। हाँ, पूरा वीडियो बताइए तो मैं क्या डाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबा-लंबा वीडियो मेरे पास अभी वीडियो आया भी नहीं है। बहुत लोगों ने रिकॉर्ड किया है तो गाँव के लोगों का बहुत चूँकि मैं गाँव में रामलीला में भी राम का 7 साल का रोल मतलब 7 साल रोल किया हूँ। रामलीला हमारे गाँव में होती है। तो रामलीला में राम का मैं रोल किया हूँ 7 साल तक। तो मंचन किया हूँ रामलीला में। तो काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं अपने गाँव में। इस मामले में अच्छा, भी कि अपना लड़का है, मतलब अपना बच्चा है। मैं बीएड जब कर रहा था तो ये उसमें गाँव के लोगों ने भी चंदा देके मुझे पढ़ाया है। मतलब मैं राम आपके की चैनल पे बोल रहा हूँ कि गाँव के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, अच्छा, वाह! चंदा चंदा दे के मुझे पढ़ाया है लोगों ने बताया कि भाई उसका एडमिशन हो रहा है, पैसा नहीं है घर में, तो इसको चलो चंदा दे देते हैं। तो लोगों ने ₹50 ₹100 दुर्गा पूजा का पैसा पड़ा हुआ था चंदे का, वो पैसा मुझे दे दिया कि जाओ उसका एडमिशन हो रहा है, उसको दे दिया। तो उसमें एक हमारे दरगाही यादव हैं भाई साहब अभी प्रधान हैं, उनकी पत्नी प्रधान है, तो उन्होंने काफ़ी मदद किया है और लोगों ने भी बड़ी मतलब काफ़ी लोग सपोर्टिव हैं इस मामले में और काफ़ी लोगों ने तो उनको अच्छा लगा कि गाँव का बेटा जो रोल करता था कभी, वो आज आया है फिर से दोबारा क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के पीएचडी बाद घर करके आया हूँ। तो शहरा में तो गया था, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आया था। तो दोबारा जब पीएचडी के बाद आया तो उनको अच्छा लगा कि भाई अपना बच्चा आ गया। तो मतलब जो राम अभी तक तीर धनुष लेके वनवास पे निकले थे, आप पीएचडी का डिग्री लेने के लिए वनवास पे निकल जी, गए जी। थे। जी, जी। वो राम आ गया, वो राम दोबारा आ गया। डॉक्टर राम आ गया। डॉक्टर राम आ गया। जी, जी। वाह, वाह! तो ये तो बड़ी अच्छी आपने मिसाल कायम की है। आप साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, आप गाँव में रहते हैं और जैसी कहानी बता रहे हैं अपने गाँव के अपने संघर्ष की, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपके गाँव में शिक्षा से अच्छी शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आपको देखने के बाद और लोगों में भी जज़्बा पैदा होगा अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तक भेजने का? हाँ, एक तो मोटिवेशन मिलेगा, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गया हूँ, तो लोग तो ज़्यादा गाँव में जो इम्प्रेशन लोगों तक जाती है, वो पैसे को लेके जाती है, ओह हो हो! कि पैसा कितना कमाता है। आप कितना पढ़े हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में आती नहीं है, चूँकि लोग उतना पढ़े-लिखे नहीं हैं कि पीएचडी क्या होता है मतलब 100 को बताएँगे तो उसमें 99 को समझ में नहीं आएगा कि पीएचडी क्या होती है। मैक्सिमम हुँ, एजुकेशन अगर गाँव में आपको दिखेगा तो वो हाई स्कूल तक दिखेगा, चूँकि हमारे यहाँ हाई स्कूल का है व्यवस्था, उसके बाद कुछ भी नहीं है। शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ के खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उतना कम है लोगों के पास। तो पीएचडी तो उनके समझ से बाहर का चीज़ है और जेएनयू तो वो जानते भी नहीं है। हमारे पिताजी अभी जेएनयू नहीं बोल पाते हैं, माताजी तो जेएनयू नहीं बोल पाती है। हाँ, पिताजी हाँ। जनेऊ बोलते हैं, जेएनयू को। जे वाह! जनेऊ में पड़ता है, ठीक है? हाँ, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है मतलब मैं इस चीज़ को जब समझता हूँ, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है और
लोग उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, शायद लेंगे। कुछ भाई लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि शिक्षा ही है जो हम लोगों की गरीबी जो है दूर कर सकती है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि हम अपनी गरीबी को, अपने जो मुफलिसी है उसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन है, बड़े पैमाने पे पहले के ज़माने में लोग धान काटने जाते थे। आज तो मैं गया भी था, यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था, बनिहार बेदी, मतलब समझिए कि वो धान काटने जाते थे, गाँव के गाँव लोग जाते थे सासाराम में धान काटने के लिए। वहाँ जो बना हुआ है डैम, उससे पानी से धान की खेती होती थी। तो गाँव के गाँव लोग धान काटने जाते थे। हमारे घर से भी लोग जाते थे, हमारे परिवार के लोग भी जाते थे। धान काट के लाते थे, 1 महीना रहते थे सासाराम में और धान काटते थे और वहाँ से बोरी में बंद करके धान जो मिलता था उनको बनी के रूप में वो लेके आते थे। तो बहुत मतलब संघर्ष है अभी यहाँ पे जीवन में, अभी भी सुधार नहीं है, मतलब किसी भी एंगल में आप देखेंगे। तो अब तो मैं राजनीतिक बातें हो गई है, लेकिन नहीं सुधार है अभी भी जीवन में लोगों के। नहीं, बहुत संघर्ष है, तो शायद आप ये उसका इम्पैक्ट पड़े हमारी बातों पे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम वादों के बावजूद, सरकारों के वादों के बावजूद जो विकास अभी गांव के भीतर लोगों तक नहीं पहुंचा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, 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 जी। विकास तो बहुत दूर है अभी तो। शिक्षा के मामले में चाहे आप किसी भी पैमाने पे आप देखिएगा तो अभी वो नहीं डेवलप हुआ है चीज़ें। कुछ भी नहीं है, मतलब लोगों के बेसिक हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम है, खाने-पीने का। अगर ये 5 केजी वाला जो अनाज का जो सिस्टम है अगर बंद कर दिया जाए तो कल के दिन में लगभग आधा से ज़्यादा गाँव भूखे सोने लगेगा। ये स्थिति है। अच्छा। बहुत मतलब खराब स्थिति है मतलब। तो ऐसे में आप तो 5 खुद केजी। प्रोफेसर, ऐसे में आप तो खुद भी प्रोफेसर हैं, तो आपको क्या लगता है ये स्थिति में जी, जी। जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो कैसे आप जैसा, अगर आपको देखकर कुछ सीखना भी चाहें तो कैसे संघर्ष करेंगे, उसके क्या रास्ते होंगे? संघर्ष करने का तो ऑप्शन हमेशा से रहा है और रहेगा भी। दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। संसाधन तो है, लोगों के पास नहीं है। इसमें तो मैं एकदम बोलूँगा कि संसाधन लोगों के पास नहीं है। और स्कूलों में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर जो भी हो, प्रोफ़ेसर जो भी हैं, उनका उस लेवल पे है नहीं, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे उस लेवल पे फ़ाइट कर लें या उस लेवल पे कम्पीट कर लें चीज़ों को लेकर के, तो बहुत दिक्कत है। इसमें तो मैं कहूँगा आपको कि मतलब मैं तो सोच ही नहीं पाता इस बात पे कि कैसे इसको हम टैकल किया जाए इस लेवल पे कि बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। स्कूलों में देखिएगा कि शिक्षक जो अपॉइंटेड हैं, उनको खुद ही नहीं आ रहा है पढ़ने-पढ़ाने। एक हमारे मिनिस्टर हैं अभी जो हुए हैं चमरा लिंडा, आप देखिएगा उनको। हाँ, वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में टीचर है जो उसको प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलने आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं खाता हूँ, जाता हूँ, ये सेंटेंस नहीं वो बता पा रहा है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा? तो बहुत मतलब चमरा लिंडा को आप देख सकते हैं, उनका इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि ये प्रॉब्लम है हमारे झारखंड में और ये सही में है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में बेसिक फंडामेंटल जो होने चाहिए व्यवस्था तो वो तो है नहीं और दूसरी बात जो शिक्षक जो हैं, लोग जो है वो बहुत ये है। तो हम निराश नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेके, हम ये कह रहे हैं कि जो चाहेगा जैसे दुदुन मेहता बन सकता है, ऐसा नहीं है कि दुदुन मेहता नहीं बन सकता। कोशिश करने से हो सकती है चीज़ें, लेकिन उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। सीखने के लिए अगर कॉलेज में क्लासेस नहीं होते थे, बंद हो जाता था कॉलेज तो गुरुजी हमको जो हमारे सर थे वो बुलाते थे मुझे घर पे, अपने रूम पे, मैं वहाँ जाता था उनको उतना टाइम में। इतना अगर 4 बजे बोल दिया तो 4 बजे एकदम घड़ी के टाइम से मैं उनके दरवाजे पे खड़ा रहता था। तो भाई आपको तो टाइम देना पड़ेगा, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। अपने हिस्से का संघर्ष आप अगर नहीं करेंगे, तो आपको तो थाली में सजा के कुछ भी मिलने वाला नहीं है यहाँ तो। यहाँ तो सब कुछ छीनना पड़ेगा आपको। ये तो मैं पहले से जानता हूँ और अभी भी मानता हूँ इस बात को। चलिए मैं आखिरी सवाल आज अपने का कॉलेज में भी मैं बच्चों को वहाँ पे रिमेडियल क्लासेस। हाँ, बोलिए। मैं अपने कॉलेज में भी बच्चों को रिमेडियल क्लासेस दे रहा हूँ, सीयूईटी का प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ लाइफ साइंसेज के लिए। और जो वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सब पुअर बैकग्राउंड के ही बच्चे हैं, बच्चियां हैं लगभग,
तो उनको अब मैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा और आसपास जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं या झारखंड के हो, बिहार के हो, कहीं भी जो भी पढ़ना चाह रहा है, सीबीटी का उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, उसका कंसेप्ट बताना कि कैसे क्वेश्चन को हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे हम उसका जवाब लिखेंगे या देंगे उसको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका मैं ट्रेनिंग अब बच्चों तक पहुंचाऊंगा। अब मेरा पीएचडी का थोड़ा काम था, तो आप जानते ही थे कि कितना मैं बिजी था। अब मैं उससे निकल चुका हूं, तो मैं अब इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देने का कोशिश करूंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ताकि मैं एक जगह पे बैठे बैठे और लोगों को भी पढ़ा पाऊं और सिखा पाऊं। तो मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। और भी फैकल्टीज जो है हमारे जान पहचान के जेएनयू से पढ़े लोग हैं और भी लोग हैं, मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ कि हम गाइड करेंगे और भी बच्चों को और सिखाएंगे कि कैसे सीयूईटी जो पीजी का है एग्जाम एग्जैक्टली पीजी में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन होता है उसका ट्रेनिंग दूंगा मैं। और अगर संसाधन या व्यवस्था कुछ मिल जाए तो नीट का प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत शौक है कि मैं तैयार करूं बच्चों को, डॉक्टर बनाऊं, लेकिन वैसा बन नहीं पा रहा है प्लेटफॉर्म, क्योंकि कॉलेज भी होता है, काम भी होता है, बहुत सारा काम भी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी, तो आदमी उस लेवल पे नहीं रिएक्ट कर पाता है, मतलब कर नहीं पाता उतना उनको जो चाहिए होगा वो मटेरियल, वो कंटेंट। लेकिन बहुत जरूरी है इस तरह से काम करने के लिए अपने समाज के, अपने लोगों को, जो गरीब के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उनके तक नहीं इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी हम लोगों को तनख्वाह दे ही रही है, कहीं से भी दाल रोटी का जुगाड़ है। नहीं नहीं, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जल्द ही लेके आऊंगा आपके हाँ नहीं नहीं, चूंकि आपने संघर्ष से जी साबित किया है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, उपलब्धि हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि आप जो आगे योजना बना रहे हैं उसमें भी आप जी बिल्कुल कामयाब होंगे। और मुझे अच्छा लगेगा कि तब तक मेरा चैनल भी आगे बढ़ चुका होगा और तब हम आपको और बढ़िया से स्टूडियो में इंटरव्यू करेंगे। और आखिरी सवाल आज का मैं करना चाहूंगा कि आप अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं अपने इस उपलब्धि का श्रेय सबसे बड़ा जो हमारे रोल मॉडल है मेरे पिताजी है। पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, और माता जी मेरी उनके साथ कंधे में कंधा मिला के रही। तो हमारे पिताजी और हमारी माता जो है वो बहुत बड़े हमारे रोल मॉडल हैं। पिताजी तो बहुत रोल मॉडल है, वो उन्होंने कूली का भी काम किया है। एक क्विंटल मतलब 115 केजी का वजन बस पे चढ़ाया करते थे। गांव में आप लोग जानते होंगे, भोजपुरी में पल्लेदार बोलते हैं उनको। तो उन्होंने पल्लेदारी का भी काम किया है। खेती का काम तो करते ही थे, साथ में पल्लेदारी भी काम करते थे। तो मैंने मेहनत करना उन्हीं से सीखा है। वो सब सुबह से उठते हैं तो लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। तो सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ कि उनके बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, और वही मेरे करते धरता है। और दूसरा जो हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, जो अभी नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। और तीसरा जो है हमारे डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव। नहीं, विजय बहादुर सिंह या वीर बहादुर? अरुण श्रीवास्तव सर, विजय बहादुर सिंह। अच्छा, हाँ ठीक है। और विजय बहादुर सिंह। और अच्छा। जेएनयू में हमारे जो सुपरवाइजर रहे हैं प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव, अब तो सर प्रोफेसर हो गए। तो प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव सर ने मुझे बहुत गाइड किया है और कभी मुझे टोका नहीं। जो भी मुझे इक्विपमेंट चाहिए, जो भी मुझे सामान चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में बायोलॉजी में काम करने में धर्मराज जी बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया, मुझे पैसा उपलब्ध कराया और दिया। और कोलैबोरेशन करने की बात हुई तो अमेरिका में भी आपको बता दूं कि मेरा जो को सुपरवाइजर है वो अमेरिका में मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नरेश कुमार। और दूसरा कोलैबोरेशन था मेरा जेएनयू में ही मोलिकुलर मेडिसिन में। तो मैंने 3 लेबोरेटरी में काम किया है, लगभग 3 जगह से मुझे गाइडेंस दिया गया, 3 जगह से मेरे को सूचनाएं दी जाती थी और गाइड किया जाता था, तब मैं काम करता था लेबोरेटरी में। तो इस लेवल पे मुझे तैयार किया गया है, इस लेवल पे मुझे ट्रेनिंग दिया गया है, और मैं सीखा भी हूँ इसको बहुत तन्मयता से। जानते ही हैं कि मेहनत करने वाले को अगर कुछ मिल जाता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है, मेहनत। तो मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज को, और वो भी मैंने पीएचडी किया है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ब्रेन पे क्या पड़ रहा है। तो पाथ ब्रेकिंग मतलब रिसर्च है मेरा। मौका नहीं मिल रहा है मुझे पब्लिश करने का अभी, तो मैं उसको करूंगा जरूर। नहीं, कभी हम आपके ब्रेन पे बहुत असर कर रहा है पोल्यूशन। कभी मैं आपके अपने चैनल पर
पीएचडी में आपके टॉपिक पर भी विस्तार से बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा। और आपने जो है बहुत ही कीमती वक्त जरूर हमारे जरूर दर्शकों के लिए दिया है। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आप हमसे जुड़े रहेंगे, दर्शकों को कुछ आप विज्ञान की बातें बताते रहेंगे। थैंक यू वंस थैंक अगेन यू। आपको मेरे जैसे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू धर्मराज जी। नहीं, जरूर जरूर हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके।